हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपी महिला सुपरवाइजर 2024 के वीडियो में स्वागत है। आज हम एक और एक्ट लेके आए हैं। आज पढ़ेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2009। ठीक है, लेकिन इससे पहले संविधान में कहाँ कहाँ शिक्षा की बात की गई है ये एक बार जल्दी से देख लेते हैं। फिर प्योर फॉर्म में अधिनियम पढ़ेंगे और उसकी धाराएं पढ़ेंगे और उनको कैसे याद किया जाए, और बहुत जल्दी से पढ़ लेंगे। एक तरीके से रिवीजन कर लेंगे, आप लोगों ने पहले पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 के तहत शिक्षा की, प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। लेकिन आपको पता होगा कि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते। राज्य चाहे तो उन्हें दे सकता है, चाहे तो नहीं दे सकता। इसके बाद 1993 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश केस में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है अनुच्छेद 21 के तहत। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में भी पूछा जा चुका है प्री में। ठीक है, कि इस केस का संबंध किससे है। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य केस, ठीक है, आंध्र प्रदेश मामले में। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002, 86th अमेंडमेंट 2002 में, 86th अमेंडमेंट 2002 में क्या हुआ कि अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और शिक्षा का अधिकार फिर मौलिक अधिकार बन गया है। ठीक है, और एक जगह और शिक्षा की बात होती है संविधान के भाग 4 में ही आर्टिकल 51 का में या 51A में जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है वो शिक्षा से ही है। इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य ये है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक या किस बच्चे के केयर टेकर का ये कर्तव्य होगा कि बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। तो यहाँ शिक्षा की बात की गई है। एक नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 या आर्टिकल 45 के तहत बात की गई है। आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। और फिर उसके बाद मौलिक कर्तव्य में भी 11वां मौलिक कर्तव्य है जिसमें माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। तो यहाँ शिक्षा की बात की गई है। और एक जगह और शिक्षा का नाम आता है कि अनुच्छेद 350A में यह प्रावधान है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। ठीक है, देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इसमें 38 धाराएं, 38 सेक्शन है और चैप्टर 7 है, मतलब 7 अध्याय हैं। अब इसमें 1 बाय 1 धाराएं देखते हैं सारी। तो आप देख रहे हैं निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। 2009 का अधिनियम संख्यांक 35 है, मतलब 35 है। इसमें ये लिखा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करने के लिए ये अधिनियम है। ठीक है, तो देखिए धारा 1 में क्या है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। फिर इसका सेकंड पॉइंट यह है कि इसमें जो लिखा है इसको नहीं माना, मतलब अब 2019 के बाद ये संपूर्ण भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के बाद से संपूर्ण भारत में लागू है। ठीक है, यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। ठीक है, धारा 2 में जितने भी टर्म इस अधिनियम में दिए गए हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, इसमें जो जितने भी टर्म होंगे शिक्षा से संबंधित जिनका भी यूज हुआ है इन सारे धाराओं में, उन सबकी परिभाषा दी गई है। एक बार देख लेते हैं किसको बोला गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में बालक कौन होगा, 6 से 14 वर्ष तक की आयु का कोई भी बालक या बालिका अभिप्रेत है। प्रारंभिक शिक्षा में क्या आएगा, प्रारंभिक शिक्षा में पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक शिक्षा अभिप्रेत है। तो इसमें जितने भी टर्म दिए गए हैं उन सबकी परिभाषा दी गई है इसमें। ठीक है, कि इसमें क्या क्या आएगा। किसी बालक के संबंध में जो संरक्षक कौन होगा, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी देखरेख और अभिरक्षा में वह बालक है और इसके अंतर्गत कोई प्राकृतिक संरक्षक या किसी न्यायालय या किसी कानून द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक भी होगा। ठीक है, विद्यालय देख लेते हैं। विद्यालय की परिभाषा क्या दी गई, विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा देने वाला कोई भी मान्यता प्राप्त विद्यालय
शिक्षा के अधिकार अधिनियम में विद्यालय का मतलब है मान्यता प्राप्त विद्यालय, ठीक है, जिसको मान्यता दी गई हो सरकार द्वारा। परिभाषाएं हमने देख ली। अब आइए देखते हैं धाराएं, देखते हैं धारा 3 में क्या है। धारा 3 में है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बाल अधिकार है धारा 3 में। ये याद कर लीजिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार धारा 3 में है। अब आगे बढ़ते हैं, धारा 4 में क्या है। धारा 4 में है कि ऐसे बालकों जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं है के लिए विशेष उपबंध है, ठीक है। ऐसे बालक जिनको प्रवेश नहीं दिया गया है विद्यालय में या जिनकी शिक्षा पूरी नहीं हुई है प्रारंभिक शिक्षा, तो उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि जैसे 6 से 14 वर्ष की आयु के किसी बच्चे को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाता है या किसी कारण से उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, तो उसकी उम्र के हिसाब से उसे जो संबंधित कक्षा होगी उसमें प्रवेश दे दिया जाएगा। अब आगे आते हैं, आगे क्या है। धारा 5 में क्या है, अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार है, ठीक है। अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार है धारा 5, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, धारा 6 में क्या है। धारा 6 में है समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य। ओके, समुचित सरकार और स्थानीय अधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य है, ठीक है। और इसके डिटेल में जाएंगे तो ये है कि सरकार अधिनियम लागू होने के, जब ये अधिनियम लागू हुआ है, लागू 2010 में हुआ 1 अप्रैल 2010 से, तो अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष के भीतर विद्यालय स्थापित करेगी कोई भी सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या स्थानीय सरकार हो, ठीक है। 7वां उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एक बार देख लीजिए बस, कि वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बटाना। 8वां है समुचित सरकार के कर्तव्य हैं, ठीक है। सरकार के कर्तव्य दिए गए हैं, तो शिक्षा से संबंधित सरकार के क्या कर्तव्य होंगे, जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना, विद्यालय की स्थापना करना, ठीक है। जो दुर्बल बच्चे हैं उनको, उनके साथ भेदभाव नहीं करना, ठीक है। ऐसे ये सुनिश्चित करना कि उनके साथ भेदभाव ना हो दुर्बल बच्चों के साथ। जो सिलेबस है वो निर्धारित करना, अधोसंरचना का निर्माण करना, एक ऐसा विद्यालय बनाना जहाँ सारी सुविधाएं हो आवश्यक बालकों के लिए, ठीक है। चाहे वो बैठने की व्यवस्था हो, चाहे वो टॉयलेट हो, पंखे हो, कुछ भी हो, ठीक है। फिर शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट आते हैं, धारा 9 में क्या है, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य हैं। स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य हैं तो नगर पालिका और पंचायतों के कर्तव्य है इसमें, जो उस एरिया में स्कूल स्थापित किया जाएगा उसके संबंध में। अगला देखते हैं, धारा 10 में है माता पिता और संरक्षक के कर्तव्य, मतलब बच्चे के केयर टेकर जो है और या माता पिता, उनका कर्तव्य होगा कि बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करवाएं, ठीक है। पर प्रारंभिक शिक्षा के लिए बच्चे को स्कूल भेजे, उसका एडमिशन करवाएं, ये सारा माता पिता के कर्तव्य है, या कोई बच्चे का केयर टेकर है तो उनका कर्तव्य धारा 10 में है। धारा 11 में आते हैं। धारा 11 में क्या है, समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। बच्चा जब छोटा होता है, जब विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था करना, इसमें यह है कि 3 वर्ष से अधिक आयु के बालकों को तैयार करने, मतलब बालकों के लिए जब तक कि वह 6 वर्ष की आयु तक पूरा नहीं होता है, ऐसे बालकों को विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जो आंगनवाड़ी वगैरह रहती है वहां भेजने के लिए, ठीक है। और वैसे भी अगर आप कैपेबल हो, तो जो लोग कैपेबल है वो तो अपने बच्चे को प्ले स्कूल वगैरह ये सब भेजते हैं सबसे पहले बच्चे को, ताकि वो थोड़ा सा उस माहौल में रहना सीखे और अपना इंटरेस्ट डेवलप करे। धारा 12 में क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए, तो इसमें बोला गया है कि जो शिक्षा दी जाएगी ना, वो मान्यता प्राप्त विद्यालय में ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और इसके साथ ही जो प्राइवेट स्कूल है, निजी विद्यालय जो है, उनमें न्यूनतम
25% उन बालकों के लिए प्रवेश दिया जाएगा जो दुर्बल वर्ग से हैं या वंचित वर्ग से हैं। प्राइवेट स्कूल में भी 25% वंचित बालकों को प्रवेश दिया जाएगा, इसका प्रावधान किया गया है। धारा 12 में, सेक्शन 12 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, मतलब प्राथमिक शिक्षा के लिए 1 से फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक, पहली से 8वीं कक्षा तक। ठीक है, अब आते हैं धारा 13 में। क्या है धारा 13 में? है कि प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का ना होना। ठीक है, जो कैपिटेशन फीस है वो नहीं ली जाएगी। ठीक है, बच्चों के माता पिता से। नेक्स्ट है धारा 14 में। क्या है धारा 14? बस एक बार देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रवेश के लिए आयु का सबूत है। धारा 15 क्या है? प्रवेश से इनकार ना किया जाना, कि कोई भी स्कूल प्रवेश से इनकार नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको एडमिशन देना ही पड़ेगा, धारा 15 में है। धारा 16 में क्या है? रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध है। आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, और निकाल भी नहीं सकते हैं स्कूल से, प्रतिषेध है। धारा 17 बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध है। इसमें जो कुछ स्कूल्स होते हैं ना, उसमें जैसे कुछ टीचर्स बच्चों की पिटाई कर देते हैं बहुत ज्यादा। मतलब वो इस बात का ध्यान नहीं रखते कि सामने वाला एक बच्चा है, उसको प्यार से समझाया जा सकता है या डांट के भी समझाया जा सकता है, लेकिन वो बहुत हद से ज्यादा, कई टीचर्स अपने घर का गुस्सा अपने बच्चों पे निकाल देते हैं, मतलब उनको पिटाई कर देते हैं बहुत ज्यादा। तो इस पे रोक है, इस प्रतिषेध है कि वो ऐसे पिटाई नहीं कर सकते इस अधिनियम के तहत। तो आइए अब देखते हैं धारा 18 में क्या है। धारा 18 में है कि मान्यता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित ना किया जाना। बिना मान्यता प्राप्त किए कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। धारा 19 में देख लेते हैं क्या है। 19 में है कि विद्यालय के मान और मानक। विद्यालय के मानक क्या है? तो मानक इसमें वही है कि किसी भी विद्यालय को धारा 18 के अधीन तब तक स्थापित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह मान और मानकों को पूरा नहीं करता है। जो मानक निर्धारित किए गए हैं किसी भी विद्यालय को खोलने के लिए, जब तक वो मानक पूरे नहीं होते हैं तब तक धारा 18 के तहत विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा, यही बताया गया है धारा 19 में। अब देख लेते हैं धारा 21 में विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान किया गया है। इसमें यह है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एक बनाई जाएगी। ठीक है, इस कमेटी में कौन कौन होगा? इसमें शिक्षक होंगे, मतलब टीचर होंगे। ठीक है, और कुछ अधिकारी होंगे, माता पिता या संरक्षक, मतलब बच्चे के माता पिता हो सकते हैं या फिर बच्चे का कोई केयर टेकर भी हो सकता है। ठीक है, और इस समिति में ये भी प्रावधान है कि 3/4 माता पिता या संरक्षक शामिल होंगे इस समिति में, मतलब 75% बच्चों के संरक्षक या माता पिता इस समिति में शामिल होंगे। ओके, और इसका कार्य क्या होगा? विद्यालय के जो भी विद्यालय में के कार्य है उनकी मॉनिटरिंग करना। 22 में है विद्यालय विकास योजना। विद्यालय विकास योजना धारा 22 में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेना। धारा 23 इसमें शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अहर्ता है, मतलब शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण इसमें किया गया है। केंद्र सरकार जो भी योग्यता के मानक निर्धारित करेगी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, उसके अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार ही शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी जो उस मानक पे खरे उतरते हैं या उस मानक को पूरा करते हैं। धारा 24 के तहत शिक्षक के कर्तव्य हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिक्षक का क्या कर्तव्य है ये डिटेल में दिया गया है कि विद्यालय में उपस्थित होने पर नियमितता और समय का पालन करना। ठीक है, समय से सिलेबस पूरा करना, जो पेरेंट्स और टीचर मीटिंग होती है, पीटीएम होती है, वो करना, वो भी इसी के अंतर्गत आती है। और बच्चे को उसके सामर्थ्य के अनुसार पढ़ाना, कि बच्चा किस तरीके से समझ सकता है, उस बच्चे की सामर्थ्य को समझ के, ठीक है, उसकी क्षमता को समझ के, और पाठ्यक्रम का संचालन करना और उसको पूरा करना, ये सब इसके डिटेल में है। धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात, इसमें यह डिसाइड किया गया है, इसमें यह निर्धारित है कि कितने बच्चों पे कितने शिक्षक होंगे। जैसे कि कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक 30 बच्चों में एक शिक्षक की व्यवस्था होगी। ठीक है, और 6वीं से 8वीं तक, मतलब 6 क्लास से 8 क्लास तक 35 बच्चों में, 35 बच्चों में एक शिक्षक की व्यवस्था। ठीक है, एक शिक्षक होना चाहिए, इसमें ये प्रावधान है।
बट अभी भी बहुत जगह ऐसा नहीं है। धारा 26 में देख लो, धारा 26 में क्या, शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना, जो टीचर्स के पद आते हैं वो धारा 26 में है, ठीक है। जब रिक्तियां होंगी तो इसी के अंतर्गत जो पद भरे जाते हैं। इसके बाद है धारा 27, गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभियोजित ना किया जाए। शिक्षा का काम क्या है, क्लास में पढ़ाना, तो पढ़ाई के अलावा उन्हें अन्य कामों में, अन्य गैर शैक्षिक कामों में ना लगाया जाए। ऐसे काम जिनका संबंध पढ़ाई से नहीं है, वैसे कामों में, काम जिनका संबंध पढ़ाने से या अध्यापन कार्य से नहीं है, ऐसे कामों में जो एक शिक्षक है उसको ना लगाया जाए, ऐसा धारा 27 में है। जैसे कि जनगणना के काम में लगा दिया जाता है, चुनाव में या और भी बहुत सारी चीजों में एक शिक्षक की ड्यूटी लगती है, ठीक है। इसके बाद है धारा 28, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध है। कोई भी शिक्षक जो है, गवर्नमेंट टीचर जो है, प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है। ओके, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, लेकिन अब आपको पता चल गया पढ़ने के बाद। आते हैं 29 में, धारा 29 में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया है। ओके, पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस है, और उसका एनालिसिस की प्रक्रिया, सिलेबस और उसका एनालिसिस है। परीक्षाएं धारा 30 के अंतर्गत है। परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र धारा 30 में। परीक्षाएं किसमें है, धारा 30 में, याद रख लीजिए। अधिक धारा 31 में बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना, और ये मॉनिटर कौन करेगा, बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 से गठित जो आयोग है वो शिक्षा के अधिकार का मॉनिटर करेगा, ठीक है। शिकायतों को दूर करना, शिकायत दूर करना धारा 32 में है। इसके बाद 33 में क्या है, 33 या 33 में क्या है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन है। 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन 33 में है, और 34 में है राज्य सलाहकार परिषद का गठन है। तो जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है, 33 में जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है, जो इसका गठन है वो केंद्र सरकार करेगी अधिसूचना के द्वारा। इसमें टोटल राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में टोटल 15, मतलब मैक्सिमम जो अधिकतम 15 सदस्य हैं, ठीक है। और इसके जो सदस्य होंगे शिक्षा और बाल विकास से जुड़े हुए सदस्य होंगे, और ये क्या करेंगे, केंद्र सरकार को शिक्षा के संबंध में सलाह देंगे। इसी तरह जो राज्य सलाहकार परिषद है, इसका गठन राज्य सरकार करेगी। इसमें भी अधिकतम सदस्य 15 होंगे, ठीक है, जो शिक्षा और बाल विकास से जुड़े होंगे, ठीक है, और राज्य सरकार को शिक्षा के संबंध में अधिनियम को अच्छे से लागू करने में सलाह देंगे, ठीक है। सरकार है, कोई भी जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, उनकी नियम बनाने की शक्ति जो है धारा 38 में, राज्य सरकार की शिक्षा के संबंध में समुचित सरकार, मतलब राज्य सरकार या केंद्र सरकार, कोई भी सरकार है उसकी या स्थानीय सरकार है, उसकी नियम बनाने की शक्ति है धारा 38 में, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सारी धाराएं हैं, और आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको ऐसे ही पढ़ना है, बस थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट वगैरह पढ़ लीजिए, जो सारी मैंने बताई है रिवीजन कर लीजिए। आधी चीजें तो आपको पहले से ही आती है, और इसी तरह और भी सारे जो अधिनियम है वो कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।